हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी सीडीपी की मैराथन क्लास होने वाली है। आज हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। रिसेंटली जो आपका एग्ज़ाम हुआ था उस पेपर को हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं और आज के पेपर में आप 30 में से कितना आपने स्कोर किया ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और जैसा कि आप जानते हैं, हम हर एक क्वेश्चन का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन समझते हैं, जिससे कि आपका जो थ्योरी वाला पोर्शन है ना वो भी कवर अप होता रहेगा। ठीक है। और इससे पहले हमने अदर सब्जेक्ट की क्लासेस भी करी हैं, आप देख सकते हैं चैनल पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें आपको सीडीपी की 50+ क्लासेस मिल जाएंगी, जहां पर हमने थ्योरी और पीवाईक्यूज सभी सॉल्व करे हुए हैं। साथ ही साथ आपको हिंदी पेडागोजी, इंग्लिश पेडागोजी, मैथ्स, आपको सभी की क्लासेस मिल जाएंगी। तो सभी क्लासेस को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के नीचे आपको कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है क्लासेस का, वहां जाकर आप लोग चेकआउट ज़रूर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन और देनी है। छोटी सी इन्फॉर्मेशन है बट आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप नोट्स परचेज करना चाहते हैं सीटेट का, तो आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। ये जो नोट्स है फ्रेंड्स, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में बनाया गया है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी ले चुके हैं और आप जानते हैं एग्ज़ाम में बहुत कम टाइम बचा है, तो इसलिए अगर आप चाहें तो नोट्स को परचेज कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देख लेते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का ये मैराथन क्लास। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं। पिता का यह कथन कैसा है? देखिए, एक लड़के को चोट लग रही है और चोट लगने के बाद लड़का क्या हो रहा है, रो रहा है। ठीक है, जो कि नेचुरल सी चीज़ है। अगर आप लोगों को चोट लगती है तो रोना आता है, अगर चोट बहुत तेज़ लग गई तो, है ना। तो जब लड़का रोने लगा तो उसके फादर कह रहे हैं लड़के को कि रो मत, लड़कियों की तरह व्यवहार मत करो। लड़के नहीं रोते हैं, मतलब सिर्फ लड़कियां ही रोती हैं। तो ये क्या है? ऑप्शन है लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शा रहा है, लैंगिक रूढ़िवादिता को चुनौती दे रहा है, लैंगिक भेदभाव को कम कर रहा है, या फिर लैंगिक समानता को बढ़ावा दे रहा है। तो सीधी सी चीज़ है फ्रेंड्स, ये क्या है? ये लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शा रहा है, यानी कि जेंडर स्टीरियोटाइप है। जेंडर स्टीरियोटाइप मतलब होता है जब आप लड़के और लड़कियों में भेदभाव कर रहे हैं। और ये जो रूढ़िवादी धारणाएं हैं पुराने ज़माने से चली आ रही हैं, जहाँ पर लड़कियों को और लड़कों को अलग अलग नज़र से देखा जाता था। लड़के और लड़कियों के काम जो हैं डिवाइड किए जाते थे कि लड़कियां घर में रहेंगी, लड़कियां बहुत सेंसिटिव होती हैं, लड़कियां रोती हैं, बॉयज़ स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये सारी फालतू की चीज़ें जो कि बिल्कुल भी सही नहीं होती, क्योंकि जब चोट लगती है तो वहाँ पर ये थोड़ी देखा जाता है कि लड़की को लग रही है, लड़के को लग रही है। इंसान है, ह्यूमन बीइंग है, लग रही है। और अगर ज़्यादा तेज़ चोट लगेगी तो रोना तो सबको आएगा, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, है ना। तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1। ये सेंटेंस जो है लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शा रहा है, यानी कि ये क्या है? जेंडर स्टीरियोटाइप है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक प्रगतिशील कक्षा में, यानी कि प्रोग्रेसिव क्लासरूम। ऑप्शन है अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए। दूसरा है विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए। तीसरा है ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके देने चाहिए। और चौथा है विद्यार्थियों को उनके एकेडमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए, प्रोग्रेसिव क्लासरूम यानी कि प्रगतिशील कक्षा ऐसी कक्षा होती है जहाँ पर बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दी जाती हैं कि वो खुद के बारे में एक्सप्रेस करें, नॉलेज को खुद से कंस्ट्रक्ट कर पाएँ। जैसे बच्चों को कोई छोटी छोटी चीज़ें दी जाती हैं और उनसे कहा जाता है कि आपके दिमाग में जो भी चीज़ें चल रही हैं आप इसमें सॉल्व करो। इस तरीके से क्या होता है, बच्चा खुद को एक्सप्लोर कर पाता है। ठीक है, सपोज़ आपने बच्चों को एक प्रॉब्लम दे दी, आपने बोला कि बच्चों इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना है, तो बच्चे अनेक दिशाओं में सोचने लगेंगे कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो यहाँ से बच्चे खुद से ज्ञान का निर्माण कर सकेंगे, और वो तभी कर सकेंगे जब आप बच्चों को मौका देंगे करने के। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ देंगे। और ये कहाँ पर हो रहा है? आप देख रहे होंगे थर्ड ऑप्शन में, ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए, यानी कि एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ शुड बी प्रोवाइडेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। ठीक है, बच्चों को मौके देने चाहिए कि वो खुद से ज्ञान का निर्माण कर सकें।
तो इसीलिए थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। और फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज़ और बोलूँगी, आप टैग वर्ड्स वाली वीडियो ज़रूर देखें। टैग वर्ड्स मैंने आपको सारे सब्जेक्ट के करवा दिए हैं, हर सब्जेक्ट की अलग अलग वीडियोज़ हैं। आपको एक लिंक मिल जाएगा इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, सीटेट दिसंबर 2024 ऑल सब्जेक्ट टैग वर्ड्स के नाम से। वहाँ पर जाकर आप सेपरेट हर सब्जेक्ट के टैग वर्ड्स ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर आपको वो टैग वर्ड समझ में आ जाएंगे ना तो आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीख जाएंगे। जैसे जिन भी कैंडिडेट ने वो टैग वर्ड वाली वीडियो देखी है वो यहाँ से कनेक्ट कर पा रहे होंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है नामांकित करना चाहिए, मैंने आपको बताया है नामांकित करना नेगेटिव टैग वर्ड है, ऐसा ऑप्शन आपका सही नहीं होता है। ऐसे ही मैंने आपको बताया है प्रतिस्पर्धा, यानी कि जहाँ पर कंपटीशन होता है बच्चों के बीच में, वो भी क्या है आपका नेगेटिव चीज़ है, ठीक है। इसी तरीके से फिक्स्ड करिकुलम, अगर करिकुलम फिक्स हो गया, एकदम रिजिड हो गया, तो ये भी क्या होता है, ये भी नेगेटिव होता है। तो ये तीन ऐसे ही एलिमिनेट हो गए। इस तरीके से आप अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। और मैंने आपको बताया जहाँ भी अपॉर्चुनिटी दिख जाए, जहाँ भी बच्चों को मौके दिए जा रहे हैं, ऐसे ऑप्शन हमेशा सही होते हैं। इस तरीके से ना आप ट्रिक भी यूज़ कर सकते हैं, तुक्का लगा सकते हैं, ठीक है। अब तुक्का लगाने के लिए एक बार आपको टैग वर्ड वाली वीडियोस देखनी ही होंगी, तब जाकर आप जो है तुक्का लगा पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती हैं। ले वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना क्या है। ले वाइगोत्स्की के अनुसार पहला है बच्चों को अधिगम के लिए अनुप्रेरित या निष्प्रेरित करेगी। दूसरा है अधिगम के लिए पाठ या आधारभूत संरचना का काम करेगी। तीसरा है छात्रों में प्रत्याहार या निकास प्रवृत्तियां पैदा करेगी। या फिर अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन होगी। बताइए हो क्या रहा है। देखो, एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते हुए देखती हैं एक अध्यापिका और बच्चों को संकेत या इशारे दे रही हैं। कैसे? ऐसे इशारे दे रही हैं, तो क्या, क्यों, कैसे, ये सारी चीज़ें बच्चों को हिंट दे रही हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये बच्चों को डिमोटिवेट तो करेगा नहीं, सीधी सी चीज़ है जो कि ऑप्शन 1 में लिखा है। ये बच्चों को एक हेल्प मिल रही है, ये पॉजिटिव चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है डिमोटिवेट, तो ये ऑप्शन हो जाएगा बाहर। यहाँ पर देखिए छात्रों में प्रत्याहार निकास प्रवृत्तियाँ पैदा हो रही हैं, नहीं। ये कह रहा है अर्थहीन होगी अधिगम की प्रक्रिया, यानी कि मीनिंगलेस हो जाएगी, ऐसा नहीं है, ये तो मीनिंगफुल होगी क्योंकि बच्चों को हेल्प मिल रही है, ठीक है। और जो हमको दिया है ऑप्शन 2 में, एक्ट एज ए स्कैफोल्ड फॉर लर्निंग, अधिगम के लिए एक पाड़ का काम करेगी। पाड़ का मतलब ही ये होता है फ्रेंड्स, हेल्प। आप नोट कर लीजिए, ये जो पाड़ है जिसको हम इंग्लिश में स्कैफोल्ड कहते हैं, इसका मतलब होता है बच्चों को हेल्प देना। और अगर बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं किसी काम के दौरान, और अगर आप उनको हिंट देंगे यानी कि संकेत देंगे, तो इससे बच्चों को हेल्प मिलेगी, ठीक है। जैसे बच्चों को कोई कॉन्सेप्ट आपने बच्चों को पढ़ाया और बच्चों को कहीं पर समझ में नहीं आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, बच्चों को समझाएंगे, थोड़ा बहुत हिंट देंगे कि हमने आपको इस तरीके से पढ़ाया था, ऐसे समझिए। तो बच्चों को जहाँ जहाँ पर समझ में नहीं आएगा वहाँ पर टीचर क्या करेंगे, बच्चों को हेल्प देंगी, ठीक है। ये हेल्प ही आपकी क्या होती है, स्कैफोल्डिंग कहलाती है। और इस क्वेश्चन में भी सेम यही चीज़ हो रही है, ठीक है। तो इसीलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा, एक्ट एज अ स्कैफोल्ड फॉर लर्निंग। नोट कर लीजिए, स्कैफोल्ड का मतलब ही होता है हेल्प देना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों के सामाजिकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। सोशलाइजेशन की बात हो रही है, ठीक है। कौन सा सही आपसे पूछा है। देखिए मैं आपको पहले ही बता दूं फ्रेंड्स, सोशलाइजेशन मैंने आपको करवा भी दिया है। आपसे सोशलाइजेशन से रिलेटेड 2 क्वेश्चन फेमस हैं सीटेट में। एक तो पूछा जाता है कि बच्चे के सोशलाइजेशन की प्राइमरी एजेंसी कौन सी है। दूसरा पूछा जाता है बच्चे के सामाजिकरण की द्वितीयक एजेंसी कौन सी है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, बच्चे के सामाजिकरण की अगर प्राथमिक एजेंसी आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे प्राथमिक एजेंसी है फैमिली। इसका मतलब ये होता है फ्रेंड्स, जब बच्चे का जन्म होता है एक फैमिली में, तो सबसे पहले जो चीज़ें बच्चा सीखता है वो अपनी फैमिली से सीखता है। कैसे बातचीत करनी है, अनुकरण करना, थोड़ा बहुत चलना, ये सारी चीज़ें वो अपनी फैमिली में सीखता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि बच्चे का जो सामाजिकरण है ना, वो अपनी फैमिली से स्टार्ट हो जाता है। और फैमिली में सबसे पहले होता है और उसके बाद धीरे धीरे वो स्कूल जाता है, पास पड़ोस में जाता है, मीडिया वगैरह हो गया,
फिर वो कहीं अदर प्लेसेस पे जाता है तो वहाँ पर भी उसका सामाजिकरण होता रहता है। लेकिन प्राथमिक एजेंसी यानी कि प्राइमरी एजेंसी होती है फैमिली। और अगर सेकंड एजेंसी, द्वितीयक एजेंसी कौन सी है ये आपसे पूछा जाए तो द्वितीयक के अंदर ना सारी चीज़ें आ जाती हैं। जैसे सबसे पहले आपका आ जाता है स्कूल, क्योंकि जब फैमिली में वो थोड़ा बड़ा हो जाता है फिर वो स्कूल जाने लगता है ना। उसके बाद आता है पास पड़ोस, जो उसके नेबर्स होते हैं। ये क्या है आपकी बच्चे के सामाजिकरण की द्वितीयक एजेंसी के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बस यही क्वेश्चन यहाँ पर भी शायद पूछा हुआ है, चलिए देख लेते हैं, मैंने भी नहीं देखा है। बच्चों के सामाजिकरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला है विद्यालय सामाजिकरण का एक द्वितीयक कारक है और परिवार सामाजिकरण का प्राथमिक कारक है। देखिए सेम वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, आप देख पा रहे होंगे, इसीलिए मैंने आपको पहले ही बोल दिया। अब देखिए फ्रेंड्स, मुझे इतना एक्सपीरियंस इसलिए हो गया है क्योंकि मैंने आपके सारे प्रीवियस ईयर करवाए हैं और सीटेट की प्रिपरेशन मैं आपको हमेशा करवाती हूँ कुछ टाइम से। आप देखिएगा चैनल पे आपको 1-2 साल पहले की वीडियोस भी मिलेंगी। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ना ये दिमाग में फिर बैठ जाते हैं। और अगर आपने नोट्स देखा होगा तो नोट्स में टू द पॉइंट सारी एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं। साथ ही साथ बहुत सारी ट्रिक्स भी मैंने वहाँ पर लिखी हैं जो कि आपको कॉन्सेप्ट को याद करने में हेल्प करेंगी। ठीक है, तो बस यही इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर क्या कह रहा है, विद्यालय क्या है, सामाजिकरण की द्वितीयक कारक है, यानी कि सेकेंडरी एजेंसी है स्कूल, और जो फैमिली है वो प्राइमरी एजेंसी है। बस यही मैंने अभी आपको समझाया था, तो फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। बाकी अदर ऑप्शन एक बार देखिए, विद्यालय सामाजिकरण का एक प्राथमिक कारक है, नहीं, विद्यालय नहीं है, प्राथमिक कारक क्या है, फैमिली है। ठीक है, इसलिए ये एलिमिनेट हो जाएगा। समकक्षी सामाजिकरण के प्राथमिक कारक हैं, जी नहीं। समकक्षी यानी कि जो पियर्स हैं, मतलब बच्चों के, जो बच्चा है उसी के एज के जो अन्य लोग हैं उनके द्वारा जो है बच्चे का सामाजिकरण प्राथमिक रूप से होगा, कह रहा है, जो कि नहीं होता है, क्योंकि परिवार से होता है प्राथमिक कारक। ठीक है, सामाजिकरण का, इसीलिए ये भी एलिमिनेट। नेक्स्ट है, परिवार एवं जनसंचार दोनों सामाजिकरण के द्वितीय कारक हैं, जी नहीं, परिवार क्या होता है, प्राथमिक कारक होता है। ठीक है, तो इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। आई होप फ्रेंड्स आपको क्लास पसंद आ रही होगी। प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपको क्लास पसंद आती है ना तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, बस आपको एक थम्स अप करना है, उससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। साथ ही साथ आप कमेंट करके भी बताएं कि आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं। आप सीरीज़ से क्लासेस अगर देख रहे होंगे ना तो बिलीव मी फ्रेंड्स, आप CDP में ना 30 आउट ऑफ 30 100% लाएंगे फ्रेंड्स। जी हाँ, और इसी तरीके से अदर सब्जेक्ट में भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है कि मल्टीपल इंटेलिजेंस किस चीज़ पर जोर देता है? सबसे पहले आपको याद रखना है, ये जो मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी है ये दी थी हार्वर्ड गार्डनर ने। नोट कर लीजिए, किसने दी थी, हार्वर्ड गार्डनर ने दी थी। और इन्होंने बुद्धि के 8 प्रकार बताए थे। कितने प्रकार, 8 प्रकार। ठीक है, चलिए अब ये किस चीज़ पर जोर देता है? पहला है, बुद्धि लब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा ही मापी जा सकती है, यानी कि जो आपका IQ होता है कैन बी मेजर्ड ओनली बाय ऑब्जेक्टिव टेस्ट, ऐसा नहीं है, ये इस चीज़ पर जोर नहीं देता है। नेक्स्ट है, एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है, जी नहीं। बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं, देयर आर सेवरल फॉर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस, जी हाँ। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, बुद्धि के 8 प्रकार बताए हार्वर्ड गार्डनर ने इसी सिद्धांत में। अब यहाँ पर 8 नहीं लिखा है, 8 की जगह लिख दिया है सेवरल फॉर्म्स, बहुत सारी दशाएं होती हैं। तो बस यही हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। फोर्थ ऑप्शन में दिया है कि बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत विभिन्नताएं नहीं होती हैं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, हार्वर्ड गार्डनर कहते हैं कि हर व्यक्ति के अंदर एक ना एक बुद्धि जो है ऐसी होती है जो कि स्पेसिफिक होती है और वो उस इंसान को अन्य व्यक्तियों से एकदम यूनिक और अलग बनाती है। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन लॉरेंस कोहलबर्ग से रिलेटेड है। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसीलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के डैश चरण को दर्शाता है। अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोहलबर्ग्स थियोरी, परफॉर्मिंग एन एक्ट एंड डूइंग समथिंग बिकॉज अदर्स अप्रूव्स इट रिप्रेजेंट्स डैश स्टेज ऑफ मोरालिटी। ये मोरालिटी का कौन सा स्टेज है ये आपको बताना है। पहला है प्रथा पूर्व यानी कि प्री कन्वेंशनल, दूसरा है कन्वेंशनल, तीसरा है पोस्ट कन्वेंशनल, चौथा है फॉर्मल कन्वेंशनल। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, इन्होंने 3 स्टेजेस बताई थी मोरालिटी की। ठीक है,
वो 3 स्टेजेस हैं, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। ये जो फॉर्मल कन्वेंशनल है ना, इसकी तो इन्होंने बात ही नहीं करी है, ये तो ऐसे ही बाहर हो गया। ठीक है, इसकी बात कौन करते हैं? इसकी बात तो जीन पियाजे करते हैं, अमूर्त संक्रियात्मक, आपको याद होगा। तो अब इन 3 ऑप्शन में से कोई एक आंसर होगा, तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन 2। ये जो कन्वेंशनल पीरियड है, प्रथागत अवस्था है, इसी के अंतर्गत किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं, ये इसी के अंदर आता है। ठीक है, तो इसीलिए सेकंड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, कुछ टॉपिक्स मैं आपको बताऊं तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। लाइक आपका जीन पियाजे है, वाइगोत्स्की है, कोहलबर्ग है, और आपका हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत है, इंक्लूसिव एजुकेशन है, समावेशी शिक्षा, प्रोग्रेसिव एजुकेशन, प्रगतिशील शिक्षा, और जो आपके टेक्निकल टर्म्स हैं। देखिए एग्ज़ाम से पहले मैं आप लोगों के लिए एक मैराथन क्लास लाऊंगी, वो अप्रॉक्स 2 आवर से भी ज़्यादा की होगी, जिसमें ना मैं आपको सारे टेक्निकल टर्म्स करवा दूंगी। आप कमेंट करके एक बार ज़रूर बताइएगा कि आप लोग वो वीडियो चाहते हैं या फिर नहीं चाहते हैं, क्योंकि आप लोगों के जब कमेंट्स आते हैं तो मोटिवेशन मिलता है, ठीक है, वीडियोस बनाने का। तो उसके अंदर ना मैं आपको कौन कौन से टॉपिक्स करवाऊंगी, ध्यान से सुनिए। एक तो मैं आपको कराऊंगी NCF 2022, एक मैं करवाऊंगी NCF 2005, एक आपका आएगा निपुण भारत का कॉन्सेप्ट, एक आएगा NEP 2020, एक आएगा RTE 2009। अब ये जितने भी टॉपिक मैंने आपको बताए ना, इन सभी से सीटेट में क्वेश्चन बने हुए हैं प्रीवियस ईयरली। आप देखिएगा सिलेबस में आपको ये सारे टॉपिक नहीं मिलेंगे, 1-2 ही टॉपिक आपको मिलेंगे, जैसे NCF 2005 मिल जाएगा और RTE 2009 मिल जाएगा, लेकिन एग्ज़ाम में इन सारे टॉपिक से पूछा हुआ है, जबकि ये सिलेबस में मेंशन नहीं करे हैं। इसीलिए मैंने आपको बोला फ्रेंड्स, आप अगर नोट्स परचेज कर लेते हैं ना, तो आपको खुद रियलाइज़ होगा कि यस, आपने सही प्लेटफॉर्म से सही नोट्स परचेज किया है। हर एक टॉपिक मैंने नोट्स में आपको करवाया हुआ है फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे होंगे जिन भी कैंडिडेट ने नोट्स परचेज किया हुआ है। ठीक है, और उनके रिव्यूज़ भी अगर आप देखना चाहें ना, तो उन स्टूडेंट ने काफ़ी अच्छा पॉजिटिव रिव्यूज़ भी मुझे दिया है, और ये देखकर मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि मेहनत मैंने आप लोगों के लिए करी है, तो आप लोगों ने भी अप्रिशिएट किया है कि यस, बहुत अच्छा नोट्स प्रिपेयर किया गया है। तो 2 घंटे से ज़्यादा की एक वीडियो आएगी कुछ ही दिनों बाद एग्ज़ाम से पहले, जहाँ पर मैं आपको ये सारे टेक्निकल टर्म्स एक ही वीडियो में कवर करवा दूँगी। ठीक है, आप लोग एक बार प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या आप लोगों को उस वीडियो का वेट है, या फिर आपने वो टॉपिक्स जो है कवर कर लिए हैं। एक बार मुझे कंफर्म करा दीजिएगा, ताकि मैं देखूं कितने कमेंट्स आ रहे हैं, और वो वीडियो बनाने की फिर ज़रूरत होगी तो मैं ज़रूर बनाऊंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में डैश के महत्व पर जोर देता है। लेव वाइगोत्स्की सोशियो कल्चरल पर्सपेक्टिव ऑफ लर्निंग एम्फेसाइजेज इम्पॉर्टेंस ऑफ डैश इन द लर्निंग प्रोसेस। सबसे पहले ध्यान रखें, लेव वाइगोत्स्की ने जो सिद्धांत दिया था, उस सिद्धांत का नाम है सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट थियोरी, यानी कि सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। अब इन्होंने किस चीज़ पर जोर दिया है, ये आपसे पूछा हुआ है, और आपने नोट्स में देखा होगा, और मैंने बहुत सारी वीडियोज़ में आपको ट्रिक बताई है लेव वाइगोत्स्की से रिलेटेड। वो ट्रिक है आपकी SCL। लेव वाइगोत्स्की इन 3 चीज़ों के महत्व पर जोर देते हैं। वो 3 चीज़ें हैं आपकी सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज, यानी कि समाज, संस्कृति और भाषा। अब यहाँ ऑप्शन में देख लीजिए, पहले ही लिखा हुआ है संस्कृति, ये देखिए कल्चरल टूल्स, बस आपको आंसर मिल गया। इसीलिए मैंने आपको बोला कि छोटी छोटी ट्रिक्स आपको याद रखनी है फ्रेंड्स। अभी अगर आपको ट्रिक याद नहीं होगी तो आप सोचते रह जाएंगे कि इन्होंने किस चीज़ के बारे में बताया था। ट्रिक अगर आपको याद है तो सीधे ट्रिक को याद करिए, ऑप्शन में देखिए जहाँ भी लिखा है उसको टिक कर दीजिए, सिंपल। जैसे कि अभी हमको मिल गया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सांस्कृतिक उपकरण, यानी कि कल्चरल टूल्स। ठीक है, यहाँ पर जो C है इसका मतलब ही है कल्चर। तो इन 3 चीज़ों को इन्होंने महत्व दिया है, क्या क्या? सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। बाकी ये जो 3 चीज़ें हैं, इन चीज़ों की ये बात नहीं करते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। पियाजे से रिलेटेड क्वेश्चन है। जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को डैश के रूप में वर्णित करते हैं। किस चीज़ के रूप में वर्णित करते हैं, ये आपसे पूछा हुआ है। पहला है साइकोलॉजिकल टूल्स, जी नहीं। स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशन, उद्दीपक अनुक्रिया संबंध, जी नहीं। उद्दीपक अनुक्रिया की बात ये नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्या हैं, ये आपके कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, संरचनावादी हैं। जबकि ये जो स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशन है, इसकी बात करते हैं व्यवहारवादी। जो आप वहाँ पढ़ते हैं ना, पावलव वगैरह, स्किनर वगैरह, वहाँ आती हैं ये चीज़ें। ठीक है, तो
तो ये भी यहाँ से एलिमिनेट। नेक्स्ट है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, विकास का समीपस्थ क्षेत्र। इसकी बात वाइगोत्स्की करते हैं। आपको याद होगा जो मैंने आपको करवाया था ZPD, इसको शॉर्ट में हम क्या बोलेंगे, ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसकी बात करते हैं कौन, लेव वाइगोत्स्की। ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो आपको पता नहीं है मैं आपको बता रही हूँ, आप नोट डाउन करते हुए चलिए फ्रेंड्स क्योंकि ना एग्जाम टाइम पर ये छोटी छोटी चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेंगी और आप इन्हीं का रिवाइज करके जाइएगा। तो इसकी बात वाइगोत्स्की करते हैं। क्वेश्चन में तो पियाजे पूछा हुआ है, तो हमारे पास लास्ट ऑप्शन बचा है, यही इसका राइट आंसर है। स्कीमा मनोबंध, इसी की बात करते हैं जीन पियाजे, ठीक है। किस चीज़ की, स्कीमा की। स्कीमा क्या होता है ना, बेसिकली आपके दिमाग में फ्रेंड्स हर चीज़ का स्कीमा बना होता है। जैसे सपोज करिए ये आपका दिमाग है, आपका ब्रेन है, आपके ब्रेन में बहुत सारी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन फीडेड होती हैं, ठीक है। उसका ना एक फ्लो चार्ट टाइप का बना होता है आपके दिमाग में। जैसे आपने जब सीटेट की प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, आपने सिलेबस देखा होगा, कितने सब्जेक्ट हैं वो देखा होगा, फिर सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या सिलेबस है अलग अलग सब्जेक्ट का वो देखा, फिर उसके अंदर भी हर सब्जेक्ट में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपने वो देखा। तो आपके दिमाग में ओवरऑल एक स्ट्रक्चर बना हुआ होता है हर एक चीज़ का। आपके साथ लाइफ में जो भी चीज़ें होती हैं वो भी आपको याद रहती होंगी, कुछ याद रहती हैं कुछ नहीं रहती हैं। जो याद रहती हैं उनका एक अलग ही स्कीमा बन जाता है हमारे दिमाग में, जो कि हमें हमेशा याद रहता है। तो कहने का मतलब है दिमाग में हर चीज़ का ना एक फ्लो चार्ट, एक डायग्राम बना रहता है, जो कि फंक्शनिंग करता है कि हमें कैसे वर्क करना है, ठीक है। वही होता है हमारा स्कीमा। तो इसकी बात कौन करते हैं, जीन पियाजे करते हैं, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। देखिए थोड़ा सा डिटेल में मैं आपको इसीलिए समझा रही हूँ क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए फ्रेंड्स। सिर्फ मैं आपको बोल दूं कि क्वेश्चन नंबर 9 इसका राइट आंसर है, 2 10 है इसका राइट आंसर है 1, कोई फ़ायदा नहीं होगा। प्रीवियस ईयर आपको ऐसे लगाने चाहिए जिससे क्या हो, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहें, ठीक है। और जैसे मैं आपको पढ़ाती हूँ, आप लोगों के बहुत पॉजिटिव कमेंट्स मिलते हैं फ्रेंड्स कि आप अच्छा पढ़ाते हो, डिटेल में समझाते हो, हमें समझ में आता है। तो आपके जो कमेंट्स हैं ना मुझे काफ़ी मोटिवेट करते हैं इसी तरीके से अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाने का और आपकी प्रिपरेशन करवाने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से आपका पियाजे से रिलेटेड पूछा हुआ है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है। प्री ऑपरेशनल स्टेज इन जीन पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैरेक्टराइजेस डैश। सबसे पहले आपको ये याद रखना है, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था और उसमें उन्होंने 4 अवस्थाएं बताई थी। एक अवस्था यहाँ पर दी हुई है और इस अवस्था का लक्षण आपसे पूछा है जो कि आपको इनमें से चूज़ करना है, ठीक है। अब इन्होंने जो 4 अवस्थाएं बताई हैं ना, उनकी ट्रिक मैं आपको बता दूं। ट्रिक से आप याद रखें, वो अवस्थाएं हैं SPCF। ये 4 अवस्थाएं बताई हैं। अब आप कहेंगे SPCF क्या है। S फॉर सेंसरी मोटर स्टेज यानी कि संवेदीगामक अवस्था। P फॉर प्री ऑपरेशनल स्टेज जो कि यहाँ पर भी दिया है, जिसे हम कहते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। C फॉर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, इसे हम कहते हैं मूर्त संक्रियात्मक। और F होता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जिसे हम कहते हैं औपचारिक संक्रियात्मक की अवस्था, ठीक है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा है वो इससे पूछा है, जो सेकंड वाली स्टेज है आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज। तो इस स्टेज में कौन सी कैरेक्टरिस्टिक बच्चों के अंदर पैदा होती है वो आपको चूज़ करना है। चलिए अब क्वेश्चन पे चलेंगे। पहला है अमूर्त सोच का विकास यानी कि डेवलपमेंट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। देखिए अमूर्त सोच का विकास आपका प्री ऑपरेशनल पे नहीं होता है, बल्कि ये लास्ट स्टेज में होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है, उसमें ये होता है। तो इसीलिए ये हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। दूसरा आ रहा है विचार या सोच में केंद्रीयकरण यानी कि सेंट्रेशन इन थॉट्स। ये यहाँ पर बिल्कुल राइट है। ये वाली जो कैरेक्टरिस्टिक है वो आपको प्री ऑपरेशनल स्टेज में ही देखने को मिलती है। इसका मतलब क्या है ना फ्रेंड्स, यहाँ पर बच्चा जो है खुद के बारे में सोचता है और एक ही दिशा में सोचता है, वो अलग अलग डायरेक्शन में फोकस नहीं कर पाता। जैसे अगर आप कोई क्वेश्चन उसको करवा रहे हैं, उसका एक ही तरीका वो याद रखेगा, उसको ये नहीं समझ में आएगा कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के और भी ज़्यादा तरीके हैं, ठीक है। सेंट्रेशन का गुण होता है उसके अंदर, केंद्रीयकरण का। वो दूसरों के पर्सपेक्टिव को भी नहीं समझ पाता है और एक प्रॉब्लम का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन की तरफ उसका ध्यान रहता है। ठीक हो गया, आई होप आप लोग समझ गए होंगे और यही इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है परिकल्पित निगमनात्मक सोच, हाइपोथेटिको डिडक्टिव थिंकिंग। ये वाली थिंकिंग भी ना फ्रेंड्स लास्ट स्टेज में आती है, जिसे हम क्या कहते हैं, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। तो इसलिए ये भी यहाँ से बाहर हो जाएगा। देखिए
इनको भी नोट करते हुए चलिए। ये जो पहला है और ये जो तीसरा है, ये दोनों लास्ट स्टेज में बच्चे के अंदर आते हैं। कौन सी स्टेज में? फॉर्मल ऑपरेशनल में, ठीक है। नेक्स्ट आता है एबिलिटी टू कंजर्व एंड सीरिएट ऑब्जेक्ट्स, यानी कि संरक्षण और पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता। ये वाली जो गुण है ना, ये बच्चे के अंदर आता है आपकी तीसरी स्टेज में, जिसको हम कहते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। ये आता है उस स्टेज में, तो इसे भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर मैंने आपको बताया, जो कि ऑप्शन 2 है, सेंट्रेशन इन थॉट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? डेवलपमेंट को लेकर आपका कौन सा स्टेटमेंट राइट है, ये आपसे पूछा हुआ है। देखिए, विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है। जी नहीं, जो डेवलपमेंट का रेट होता है ना, वो समान नहीं होता है। देखिए, दो चीज़ें आती हैं फ्रेंड्स डेवलपमेंट में। एक तो आपसे पूछा जाता है कि डेवलपमेंट का सीक्वेंस, तो अगर सीक्वेंस अगर आपसे पूछे तो आप कहेंगे वो सभी संस्कृतियों में समान होता है। लेकिन अगर आपसे पूछे डेवलपमेंट का रेट, रेट मतलब होता है दर, वो जो है सभी में समान रूप से नहीं होता। ध्यान रखें। अब इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से सुने। सीक्वेंस कहने का मतलब है जब बच्चे का डेवलपमेंट होता है ना, सभी बच्चों का एक जैसे होता है। एक जैसे मतलब पहले सभी बच्चे जो हैं घुटनों के बल चलना सीखते हैं, उसके बाद धीरे धीरे बच्चा खड़ा होना सीखता है, उसके बाद धीरे धीरे बच्चा चलना सीखता है। तो ये जो डेवलपमेंट का सीक्वेंस है, ये तो सभी बच्चों में एक समान होता है। सभी बच्चे ऐसे ही ग्रो करते हैं, ये आप भी जानते हैं। ऐसा तो है नहीं कि कोई बच्चा डायरेक्टली खड़ा होना सीख गया, उसके बाद वो धीरे धीरे घुटनों के बल चल रहा है। ऐसा तो होता नहीं है, है ना। तो इसी को बोलते हैं सीक्वेंस। सीक्वेंस सभी बच्चों में सेम होता है। लेकिन अगर रेट की बात करें तो ये सभी बच्चों में अलग अलग दर से होता है। अब रेट मतलब क्या है, आपने देखा होगा कोई बच्चे बहुत जल्दी चलना सीख लेते हैं बहुत कम एज में। कुछ बच्चों की एज बहुत ज़्यादा हो जाती है, तब भी वो अच्छे से नहीं चल पाते हैं। कुछ बच्चों को आपने देखा होगा जो छोटे होते हैं वो अच्छे से क्लियर बोलना सीख जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी एज ज़्यादा हो जाती है, तब भी वो क्लियरली नहीं बोल पाते हैं। तो कहने का मतलब है ये जो रेट है ना, ये अलग अलग तरीके से होता है। आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सा बच्चा किस एज में अच्छे से चलना सीख लेगा, कौन सी एज में अच्छे से बोलना सीख लेगा। ये एग्जैक्ट बता पाना बहुत मुश्किल होता है। तो ये हर बच्चे में अलग अलग तरीके से होता है। तो इसी को बोलते हैं हम रेट ऑफ डेवलपमेंट, जो कि सभी बच्चों में अलग अलग होता है। लेकिन सीक्वेंस जो है डेवलपमेंट का, वो सभी में क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन की तरफ देखिए। विकास से रिलेटेड कौन सा कथन सही है पूछा है। पहला दिया है कि विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है। तो ये हमारा एलिमिनेट हो गया, क्योंकि अभी मैंने बताया दर अलग अलग होती है, लेकिन अगर सीक्वेंस पूछे तो वो समान होता है। ठीक है, नेक्स्ट है विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से होता है। जी नहीं, बच्चे का जो डेवलपमेंट है सिर्फ स्कूल में थोड़ी होता है। बच्चे का डेवलपमेंट तो हर जगह होता है। वो फैमिली में रह रहा है, वहाँ भी वो कुछ ना कुछ चीज़ें सीखेगा। वो कहीं घूमने जा रहा है, वहाँ भी कुछ ना कुछ सीखेगा। वो टीवी देख रहा है, कहीं जा रहा है, हर जगह से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो जो डेवलपमेंट है वो सिर्फ स्कूल में होता है, ऐसा कहना सही नहीं होगा। तो इसीलिए ये ऑप्शन भी हमारा एलिमिनेट होता है। नेक्स्ट आता है विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान होता है, यानी कि जो डेवलपमेंट है सिर्फ चाइल्डहुड में होता है। तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। ध्यान रखें, विकास कब होता है। विकास हमारा गर्भ से कब्र तक चलता है, नोट कर लीजिए। यानी कि वोम टू टोम्ब जाता है हमारा विकास। जब बच्चा गर्भ में है तब से उसका विकास स्टार्ट हो जाता है, और जब तक बच्चा दुनिया में ज़िंदा है तब तक उसका डेवलपमेंट होता रहता है। यानी कि हम कहते हैं गर्भ से कब्र तक बच्चे का डेवलपमेंट होता है। इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब यहाँ पर कह रहा है सिर्फ चाइल्डहुड में ही होता है, तो आप समझ सकते हैं ये हमारा गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 4 होगा। विकास बहुआयामी है, डेवलपमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। कहने का मतलब है बच्चे का डेवलपमेंट अलग अलग तरीके से होता है, अलग अलग डायरेक्शन में होता है। ठीक है, तो इसीलिए 4th ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। आई थिंक आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। देखिए आज की क्लास ना हम बहुत स्लो चला रहे हैं। रीज़न यही है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए। लेकिन अगर आप लोगों को चाहिए कि मैं क्लास आपको फास्ट करा दूँ, आपके कॉन्सेप्ट एकदम ऑलरेडी क्लियर हैं, तो कमेंट करके एक बार बता सकते हैं कि यस क्लास को थोड़ा सा फास्ट करिए। ठीक है, अदरवाइज़ मुझे लगता है फ्रेंड्स कि मैं आपको ऐसे ही पढ़ाऊँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है। देखिए बहुत अच्छा और सिंपल क्वेश्चन है। पूछा है आपसे डेवलपमेंट अमंग चिल्ड्रन फ्रॉम बर्थ टू एडोलेसेंस,
यानी कि जन्म से लेकर ये जो आपकी एडोलेसेंस की स्टेज आती है, यानी कि किशोरावस्था की अवस्था आ रही है, इसके बीच में आपका डेवलपमेंट का सीक्वेंस पूछा हुआ है। ठीक है, ये सीक्वेंस यानी कि इसका क्रम क्या है। चलिए ऑप्शन देखेंगे। पहला है सामवेदिक मूर्त और अमूर्त, दूसरा है अमूर्त सामवेदिक मूर्त, तीसरा है मूर्त अमूर्त और सामवेदिक, और फिर है अमूर्त मूर्त और सामवेदिक। अगर आपको याद हो तो याद करिए, मैंने अभी आपको एक ट्रिक बताई थी SPCF, जो कि पियाजे ने विकास किए 4 स्टेप्स बताए थे, ये सीक्वेंस मैंने आपको याद कराया था। बस इसी पे आप रख दीजिए, क्योंकि ना जीन पियाजे ने एज के अकॉर्डिंग बताया है। इसमें बच्चा छोटा होता है, इसमें थोड़ा बड़ा होता है, थोड़ा बड़ा होता है, यहाँ पर सबसे बड़ा होता है, इस तरीके से। इसी सीक्वेंस को बस आपने याद रखना है। सबसे पहले क्या आएगा अब बताइए। सबसे पहले आएगा सेंसरी मोटर स्टेज, यानी कि सांवेदिक, या इसको हम कहते हैं गतिक पेशीय अवस्था। ठीक है, ये आएगा। दूसरी स्टेज कौन सी आएगी आपकी? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। वैसे आनी तो चाहिए थी ये वाली प्री ऑपरेशनल, लेकिन प्री ऑपरेशनल आपको इन ऑप्शन में दिया ही नहीं है। आप ध्यान से देखिए, किसी भी ऑप्शन में नहीं लिखा है प्री ऑपरेशनल। प्री ऑपरेशनल नहीं लिखा है तो हम भी इसको स्किप कर देंगे, सीधी सी बात है ना। उसके बाद आप कहाँ चले जाइए, एस के बाद सीधा सी में चले जाइए। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज ये रहा। उसके बाद आता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। चलिए एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पर और मैं आपको बताऊँ। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज को हम एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी कह देते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अमूर्त चीज़ों के लिए बच्चों के अंदर लॉजिक लगाने वाली चीज़ें पैदा हो जाती हैं, इसलिए इसको एब्स्ट्रैक्ट भी कहा जाता है, जो कि हमको यहाँ पर दिया हुआ है। बस यही सीक्वेंस हो जाएगा हमारा। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 1 हो जाएगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम शुड बी ट्रीटेड एज। आप कैसे देखेंगे बताइए। पहला है अधिगम की प्रक्रिया में बाधा, जी नहीं। व्यक्तिगत विभिन्नताएं क्या होता है फ्रेंड्स, कि दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति अन्य व्यक्तियों से अलग होता है। जैसे आप इतने सारे स्टूडेंट्स अभी वीडियो को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि सभी बच्चों की जो समझ है वो एक जैसी चल रही हो। हर किसी की एबिलिटी अलग अलग होती है। कोई स्टूडेंट ऐसा होता है जो एक बार चीज़ों को पढ़ता है उसे याद हो जाता है। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं उनको एक कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए 3 से 4 बार उसको देखना होता है, पढ़ना होता है। तो हर किसी की एबिलिटी है जो कि अलग अलग होती है। इसी तरीके से दुनिया में हर कोई व्यक्ति अनेक तरीक़ों पर अलग अलग होता है। जैसे एबिलिटी के बेसिस पर अलग हो सकता है, हाइट सबकी अलग अलग हो सकती है, बॉडी का शेप अलग अलग होता है, वेट अलग अलग होता है, बच्चों के हेयर का कलर अलग हो सकता है, आपकी जो आइज़ का कलर है वो अलग अलग हो सकता है। तो कहने का मतलब है दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति अन्य व्यक्तियों से अलग होता है। और एक नया कॉन्सेप्ट आप और समझिए, ट्विन्स। आपको लगता होगा जो ट्विन्स होते हैं यानी कि जुड़वा बच्चे होते हैं वो एक जैसे होते हैं, तो जुड़वा बच्चे भी 100% एक जैसे नहीं होते। ये चीज़ ध्यान करिए और नोट कर लीजिए। ठीक है, तो बस यही आपसे पूछा हुआ है कि ये जो व्यक्तिगत विभिन्नता होती है ना, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इसको प्रगतिशील कक्षा में कैसे देखा जाना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, इसको ना पॉजिटिव वे पे देखा जाता है। ये कहा जाता है कि हर व्यक्ति यूनिक है और इंडिविजुअल डिफरेंस जो है नेचुरल सी चीज़ है, और इसको पॉजिटिव वे पे लेना है। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन में कह रहा है ये अधिगम में एक बाधा उत्पन्न करेगा। जी नहीं, बाधा नहीं है, बल्कि ये पॉजिटिव चीज़ है, ये व्यक्ति को यूनिक बनाता है। ठीक है, अध्यापक के पक्ष पर असफलता, जी नहीं। योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर कोई योग्यता आधारित ग्रुप नहीं बनाए जाते, बल्कि ये क्या है, ये है अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण है। जैसा कि मैंने आपको बताया ये पॉजिटिव चीज़ होती है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट फॉर प्लानिंग ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। इससे क्या होता है कि टीचर जो अपनी लर्निंग की प्रोसेस है उसके अकॉर्डिंग बना सकते हैं। पहले वो बच्चों को समझने की कोशिश करेंगे कि हर व्यक्ति अलग अलग है, किसकी किस चीज़ में रुचि है, कौन बच्चा कैसे सीख सकता है। उसके बाद जो है टीचर क्या करेंगे, अपनी जो है स्किल डेवलप करेंगे और उसी तरीके से टीचिंग मेथड को रेडी करेंगे और बच्चों को पढ़ाएंगे। ठीक है, उन्हीं के अकॉर्डिंग। तो बस यही होता है, इसीलिए 4th ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम एम्फेसाइज शुड बी ऑन। एक समावेशी कक्षा में डैश पर जोर देना चाहिए। अभी मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए थे, उनमें मैंने आपको समावेशी शिक्षा भी बताया था और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ गया, आप देख सकते हैं।
तो समावेशी कक्षा में किस चीज़ पर जोर देना चाहिए? सबसे पहले ध्यान रखिएगा, जैसे कि नाम से ही क्लियर है, समावेशी कक्षा जब सभी बच्चों को एक साथ मिलकर बिना भेदभाव के शिक्षा दी जाती है, उसे हम कहते हैं ये समावेशी कक्षा है, जहाँ पर सभी बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अवसर दिए जाते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं कि वो खुद को एक्सप्लोर कर पाएँ। ठीक है, यही होता है हमारा समावेशी कक्षा। तो समावेशी कक्षा में किस चीज़ पर जोर देना चाहिए, ये आपसे पूछा हुआ है। पहला है प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्य, यानी कि परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गोल। दूसरा है अविभेदी या समरूपी निर्देश, यानी कि अनडिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। उसके बाद है सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों के अलगाव, सेग्रीगेशन ऑफ स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन देयर सोशल आइडेंटिटी। और उसके बाद है हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने चाहिए। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए। प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज़ एमिंग एट मैक्सिमाइजिंग पोटेंशियल ऑफ इंडिविजुअल चिल्ड्रन। ठीक है, तो इसीलिए फोर्थ ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, जो मैंने आपको एक टॉपिक बताया ना, RT 2009, जो कि मैं आपको करवाने वाली हूँ 4-5 टॉपिक को एक ही वीडियो में कवर करके, उसी के अंदर से क्वेश्चन ये बना हुआ है आपका। देखिए, क्वेश्चन है दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, यानी कि राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? इनके अनुसार कौन सी शब्दावली जो है अप्रोप्रिएट रहेगी, ये आपसे पूछा हुआ है। ठीक है, पहला है मंदित छात्र, दूसरा है विकलांग छात्र, छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता हो, या छात्र जिसका अशक्त शरीर हो, यानी कि रिटार्डेड स्टूडेंट, हैंडीकैप्ड स्टूडेंट, स्टूडेंट विद फिजिकल डिसेबिलिटी, या फिर स्टूडेंट विद क्रिपल्ड बॉडी। तो देखिए, ये जो हमारा आया था राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं RPWD एक्ट 2016, क्या कहते हैं? RPWD एक्ट 2016। ये किन बच्चों के लिए आया था? यहाँ पर आप देख सकते हैं दिव्यांग लिखा हुआ है, तो बस ये दिव्यांग बच्चों के लिए एक अधिनियम आया था, एक एक्ट आया था, जिसमें कहा गया था कि 6 से 18 साल तक दिव्यांग बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी। और किस तरीके के दिव्यांग बच्चे? जो फिजिकली डिसेबल्ड हों, यानी कि शरीर से रिलेटेड अगर उनमें दिव्यांगता पाई जाती है, तो उन बच्चों को 6 से 18 साल तक फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी अकॉर्डिंग टू RPWD एक्ट 2016। नोट कर लिया होगा आई थिंक आप सभी ने। ये जो एज है ना, ये भी आपसे पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो अगर बच्चा फिजिकली डिसेबल्ड है तभी जाकर उसको इतने साल तक फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी। और ये कहा था आपका RPWD एक्ट 2016 में। और RT भी इसी से रिलेटेड है, वो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा बता देती हूँ। RT एक्ट भी इसी से रिलेटेड है। RT एक्ट आया था आपका 2009 में। ठीक है, कब आया था? 2009 में, लेकिन लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 में। वो मैं आपको डिटेल में बाद में कराऊंगी। अभी इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, RT 2009 कहता है कि 6 से 14 साल तक सभी बच्चों को, जो नॉर्मल बच्चे हैं, उन सभी को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी। ठीक है, RT 2009 कहता है। ये नॉर्मल बच्चों के लिए आया था, लेकिन ये जो RPWD एक्ट आया था ये फिजिकली डिसेबल्ड बच्चों के लिए आया था। ठीक हो गया? चलिए, आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की ज़रूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? क्या नहीं करना चाहिए पूछा है। ठीक है, दृश्य श्रव्य सामग्री का इस्तेमाल करना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि देखिए बच्चों को अधिगम में कठिनाई हो रही है तो आप इनका यूज़ करेंगे, ऑडियो विजुअल एड्स का। संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का इस्तेमाल करेंगे। जी हाँ, व्यक्तिगत शैक्षिक योजनाएं बनाएंगे, बिल्कुल, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान बनाएंगे। शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग, देखिए जटिल आ गया, यानी कि जो कि आपका क्या है, जटिल है। जटिल होता है रिजिड, जहाँ पर बच्चों को प्रॉब्लम आती है, तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। वैसे ही यहाँ पर कह रहा है अधिगम में कठिनाई है बच्चों को, और अगर आप जटिल संरचनाएं प्रयोग करेंगे, कठिन संरचनाएं प्रयोग करेंगे, तो ये सही चीज़ नहीं होगी। तो इसीलिए ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है? सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी को आप अगर आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो उसकी क्या फीचर्स हैं, ये आपसे पूछा हुआ है।
तो ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, पहला है कम परिज्ञानता यानी कि लो कॉम्प्रिहेंशन। देखिए लो कॉम्प्रिहेंशन नहीं होता है, हाइपर एक्टिविटी भी नहीं होता है, और ये असतर्कता ये भी नहीं होता है, ठीक है। इनअटेंटिवनेस भी नहीं होता है। तो होता क्या है, डाइवर्जेंट थिंकिंग। ये है क्रिएटिव बच्चों की पहचान। ऐसे बच्चे क्या होते हैं, अपसारी चिंतन वाले होते हैं, डाइवर्जेंट थिंकर होते हैं। डाइवर्जेंट थिंकर लाइक जैसे आप बच्चों को कोई प्रॉब्लम दे रहे हैं और बच्चे जो हैं उसका सॉल्यूशन अनेक तरीके से सोच पा रहे हैं, निकाल पा रहे हैं, दैट मीन्स वो बच्चा कैसा है, डाइवर्जेंट थिंकर वाला है, जब वो अनेक दिशाओं में सोच रहा होगा। और ऐसे बच्चे आपके क्या कहलाते हैं, सृजनात्मक बच्चे यानी कि क्रिएटिव चिल्ड्रंस, ठीक है। तो इसीलिए सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। पहला है विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत को टालना चाहिए, टालना नहीं है बल्कि बातचीत करनी है, ठीक है। नेक्स्ट है विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए, ये तो ठीक लग रहा है, फिर भी अदर ऑप्शंस एक बार देख लेंगे। सभी के लिए मानकीकृत आकलन का इस्तेमाल, आप जानते हैं स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट जो है हमारे नेगेटिव माने जाते हैं, ये अच्छे नहीं माने जाते। नेक्स्ट है ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करें। ये तो आप देख ही सकते हैं, यहाँ पर नेगेटिव स्टीरियोटाइप की बात हो रही है जो कि बिल्कुल ही गलत है। नेगेटिव रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत नहीं करना है बल्कि उनको ख़त्म करना है, ठीक है। तो इसीलिए सेकंड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा फ्रेंड्स। कौन सा, कि विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए, ड्रॉ एग्जाम्पल्स फ्रॉम डाइवर्स सेटिंग, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ कैन बी फैसिलिटेटेड बाय, किस तरीके से करेंगे। पहला है लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर, दूसरा है समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, तीसरा है समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, और चौथा है विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा करके। अब अगर आप चाहते हैं कि बच्चों को समस्या समाधानकर्ता बनाएं तो उसके लिए आप क्या करेंगे, तो उसके लिए हम करेंगे एनकरेजिंग यूज़ ऑफ एनालॉजीज़, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देंगे, ठीक है। इससे क्या होंगे, बच्चे समस्या का समाधान करने योग्य बनेंगे और उनमें ऐसी एबिलिटीज़ जो हैं डेवलप होंगी। तो इसीलिए थर्ड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है। मोटिवेशन टू लर्न कैन बी सस्टेन्ड बाय, कैसे रखेंगे, बच्चों को दंड देकर, जी नहीं, कभी भी बच्चों को पनिशमेंट नहीं देनी है। प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर, फोकसिंग ऑन मास्टरी ओरिएंटेड गोल्स, ये तो ठीक लग रहा है, फिर भी अदर ऑप्शन देखिए। बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप, देखिए बहुत इजी टास्क नहीं देना है, ठीक है। यंत्रवत याद करना, ये तो वैसे ही नेगेटिव होता है, आप जानते हैं। याद करना जहाँ भी आपको दिख जाए आप समझिए ये नेगेटिव है। याद करने की जगह क्या होना चाहिए, समझ पर आधारित कॉन्सेप्ट होने चाहिए, ठीक है। याद करना नेगेटिव चीज़ है। तो बस हमारे पास सेकेंड ऑप्शन बच गया। हम किस चीज़ पर फोकस करेंगे, मास्टरी ओरिएंटेड गोल्स पर फोकस करेंगे। मास्टरी ओरिएंटेशन आप जानते होंगे फ्रेंड्स, जैसे आप पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, किसी एक सब्जेक्ट में करते हैं ना, उस सब्जेक्ट में आप मास्टर बनना चाहते हैं, उस सब्जेक्ट की आप डीपली नॉलेज रखते हैं और उसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे सपोज़ करिए आपका पीजी है केमिस्ट्री सब्जेक्ट से, तो आप केमिस्ट्री को बहुत डीपली पढ़ते हैं और आप उसमें मास्टरी हासिल करते हैं, तो वही चीज़ होती है मास्टरी हासिल करना, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शेम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ है, यानी कि शर्मिंदगी। शर्मिंदगी डैश, देखिए शर्मिंदगी क्या है, ये शेम चीज़ जो होती है ना नेगेटिव इम्पैक्ट डालती हैं बच्चों के ऊपर, सबसे पहले ये आपको समझना है। तो शर्मिंदगी डैश, इसका संज्ञान से कोई संबंध नहीं है। दूसरा ऑप्शन है इसका संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। तीसरा है बच्चों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए प्रभावशाली है। देखिए शर्मिंदगी का संज्ञान से कोई संबंध नहीं है कह रहा है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि संबंध है। अगर आप बहुत ज़्यादा शेम आपको फील हो रहा है, शर्मिंदगी फील हो रही है, तो आपके दिमाग पर नेगेटिव असर पड़ता है, ना कि पॉजिटिव, ठीक है। ये कह रहा है बच्चे से अभिप्रेरित होते हैं, बिल्कुल भी नहीं। इनके भाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बारंबार पैदा करना है, जी नहीं, शर्मिंदगी बच्चों के अंदर पैदा नहीं करनी चाहिए। इससे तो बच्चे टीचर से कुछ बोल ही नहीं पाएंगे। जैसे बच्चों को कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है तो वो टीचर से पूछ ही नहीं पाएंगे। तो कभी भी इसको पैदा नहीं करना है, ना ही बढ़ावा देना है।
इसका हमारे संज्ञान पर क्या होता है, नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कैन हैव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन कॉग्निशन, ठीक है। तो इसीलिए सेकंड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आप खुद सोचिए, अगर आप बहुत ज़्यादा शर्मा रहे हैं, आपके मन में कोई ऐसा क्वेश्चन आ रहा है जो आपको समझ में नहीं आ रहा और आप चाह रहे हैं कि मैं टीचर से पूछूं, अब आपको शर्म आ रही है, आप कैसे पूछेंगे, आप बोल ही नहीं पाएंगे, है ना। तो इसीलिए हम कहते हैं इसका नेगेटिव असर पड़ता है। तो इसीलिए सेकंड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? सबसे इफ़ेक्टिव माध्यम आपसे पूछा है। पहला है रोट मेमोराइजेशन ऑफ कंटेंट, यानी कि विषय वस्तु को याद करना। देखिए नेगेटिव टैग वर्ड, मैंने इसीलिए आपको बोला स्टार्टिंग में आप टैग वर्ड वाली वीडियो ज़रूर देखें, वहाँ से आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर लेंगे, यूँ चुटकी में कर लेंगे फ्रेंड्स। सीरियसली आप एक बार वो वीडियो ज़रूर देखें। तो कभी भी विषय वस्तु को याद नहीं करना है, ठीक है, उसको क्या करना है, समझते हुए पढ़ना है। तो इसीलिए पहला ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। दूसरा है संकल्पनाओं के बीच में संबंध को खोजना, यानी कि एक्सप्लोरेशन ऑफ रिलेशनशिप्स बिटवीन कॉन्सेप्ट्स। जी हाँ, आप जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं उनके बीच में रिलेशन आपको खोजना है। जैसे आप साइंस पढ़ रहे हैं, साइंस के कॉन्सेप्ट को आप मैथ से कनेक्ट करते हुए भी पढ़ सकते हैं, साइंस के कॉन्सेप्ट को आप ईवीएस से कनेक्ट करते हुए भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर वो यही कह रहा है कि एक्सप्लोरेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्सेप्ट के बीच में आप रिलेशन पैदा कर रहे हैं, ये एक अच्छी चीज़ है, ठीक है। इससे आप क्या होता है कि 2-3 सब्जेक्ट को एक साथ ही कनेक्ट करके पढ़ सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। नेक्स्ट है बिना विश्लेषण के अवलोकन करना, ऐसा कभी नहीं करना है। किसी भी चीज़ का अगर आपको अवलोकन करना है, ऑब्जर्वेशन करना है, तो सबसे पहले आपको उसका एनालिसिस करना पड़ेगा, विश्लेषण करना पड़ेगा, तभी तो आप किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे, है ना। तो इसीलिए ये ऑप्शन भी हमारा एलिमिनेट हो जाएगा, पहला भी एलिमिनेट हो गया। फोर्थ है अनुकरण या नकल करना और दोहराना। जी नहीं, आपका जो अध्यापन अधिगम है वो कभी भी इफ़ेक्टिव नहीं होगा अगर आप सिर्फ और सिर्फ इमिटेशन और रिपीटेशन पर फोकस कर रहे हैं, यानी कि नकल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी हमारा एलिमिनेट हो जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, जिसमें दिया है कि संकल्पनाओं के बीच में संबंध खोजना। अगर आप इस तरीके से कॉन्सेप्ट के बीच में रिलेशन बनाने लगेंगे तो जो आपके कॉन्सेप्ट हैं और अच्छे से क्लियर होंगे और एकदम स्ट्रांग होंगे। तो इसीलिए सेकेंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्यों करना चाहिए बताइए। पहला है इसके आधार पर वह दंड की मात्रा निर्धारित कर सकें। जी नहीं, बच्चों को दंड नहीं देना है, मैंने आपको बताया है। त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। नेक्स्ट है इसके आधार पर वह ज़्यादा त्रुटियां करने वाले छात्रों को दूसरे छात्रों से अलग कर सकती हैं। देखिए छात्रों को अलग नहीं करना है, बल्कि उनकी त्रुटियों को सही करते हुए आपने समझाना है, ठीक है। नेक्स्ट है अधिगम केवल त्रुटियों के शोधन पर निर्भर है। जी नहीं, ये भी नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ एरर्स आर मीनिंगफुल इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। देखिए जो त्रुटियां होती हैं ना, वो अधिगम का हिस्सा होती हैं। आप याद रखें, नोट कर लीजिए, ये सेंटेंस एज इट इज़ उठ करके आया हुआ है कि त्रुटियां डैश। ऑप्शन में दिया था कि त्रुटियां अधिगम का हिस्सा हैं, अधिगम में बाधा उत्पन्न करती हैं, या ये दोनों ऑप्शन सही हैं, या कौन सा ऑप्शन सही है। तो हमेशा याद रखें अधिगम की त्रुटियां जो होती हैं, जो मिस्टेक्स होती हैं, वो अधिगम का हिस्सा होती हैं, पार्ट ऑफ लर्निंग प्रोसेस, ठीक है। क्योंकि देखिए अगर आप कोई भी काम करते हैं ना, सबसे पहले त्रुटियां आपसे होती हैं, और जब धीरे धीरे त्रुटियों पर आप काम करते हैं तो आप उन त्रुटियों को फिर करना कम कर देते हैं, ठीक है। जैसे ही सपोज़ करिए आपको स्कूटी चलाना नहीं आता, लेकिन आप चाहते हैं कि आप स्कूटी चलाएं, तो आप स्कूटी चलाते हैं, आपको कोई व्यक्ति चलाना सिखाता है, धीरे धीरे हो सकता है 1-2 बार आपका एक्सीडेंट हो, आप गिरे भी हों, छोटा मोटा एक्सीडेंट हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्कूटी चलाना फिर सीखेंगे ही नहीं, क्योंकि आपसे तो गलती हो गई, त्रुटि हो गई, ऐसा नहीं होता ना। उसी त्रुटि से आप सीखते हैं कि मैं कैसे गिरा, ब्रेकर कहाँ यूज़ करने, सारी चीज़ें, ठीक है। तो इसीलिए हम कहते हैं त्रुटियाँ क्या होती हैं, अधिगम का हिस्सा होती हैं, ब्रेकर नहीं, सॉरी, ब्रेक्स जो होते हैं उस पर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब, इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर चिल्ड्रन टू लर्न व्हेन। सीखने में बच्चों को कब कठिनाई होती है? सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए, वे आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हों, अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो, विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया गया हो।
अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको हो सकती है कन्फ्यूज़न। कैसे हो सकती है? क्योंकि आपको चारों ऑप्शन एकदम सही दिख रहे होंगे आई थिंक, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जिनमें क्या होता है ना, हमको 2 से ज़्यादा ऑप्शन सही लगते हैं। जैसे अभी ये वाला है, आप में से आप लोग कमेंट करके वैसे बताइएगा कि आज आप 30 में से कितना आपने स्कोर किया, और 23 क्वेश्चन के लिए भी आप बताइएगा कि क्या आपने सही किया था या फिर नहीं हुआ था आपसे। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1। देखिए, बच्चों को सीखने में कठिनाई कब होगी? अगर बच्चा आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है तब तो अच्छी बात है, कठिनाई नहीं होगी, बल्कि वो तो मोटिवेटेड है और अच्छे से सीखेगा। अधिगम अगर सामाजिक संदर्भ में है, सोशली कॉन्टेक्चुअलाइज्ड है, तो ये भी अच्छी चीज़ है। विषय वस्तु को आप अनेक रूपों में प्रस्तुत कर रहे हैं, यानी कि मल्टीपल तरीक़ों से बच्चा सीख रहा है, तो ये भी पॉजिटिव चीज़ है। लेकिन अगर आप किसी इन्फॉर्मेशन को अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत करके बता रहे हैं, तो इसमें बच्चों को सीखने में कठिनाई होगी, क्योंकि यहाँ पर बात हुई है इन्फॉर्मेशन की, सूचना की। अगर आप बच्चों को कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं तो होल इन्फॉर्मेशन को एक ही बार में आपने देना होगा, तब जाकर वो इन्फॉर्मेशन बच्चों को समझ में आएगी। अब ये कोई इन्फॉर्मेशन है, इसको आपने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और उसके बाद आप बच्चों को समझा रहे हैं। कोई बच्चा एक पार्ट को समझ रहा है, कोई दूसरे को समझ रहा है, कोई इसको नहीं समझ रहा, तो इस तरीके से बच्चों को सीखने में क्या होगी? कठिनाई होगी, डिफ़िकल्टी होगी। तो इसीलिए जो आपका कठिनाई वाला है वो आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा। ठीक है, इन्फॉर्मेशन इज़ प्रेजेंटेड इन डिसकनेक्टेड चंक्स, तो फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? बेस्ट स्टेट ऑफ लर्निंग। देखिए बताइए आप, कौन सी अवस्था जो है सबसे सर्वोत्तम होगी? पहला है उच्च उत्तेजना, उच्च भय। देखिए भय नहीं होना चाहिए। अगर भय होगा तो भय मतलब क्या होता है? डर, फियर। बच्चा जब डरता है और अगर आप डर के साथ पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें समझ नहीं आएंगी। ठीक है, तो इसीलिए डर वाला तो वैसे ही हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखा है कोई भय नहीं, कोई भय नहीं, ये तो ठीक है दोनों, लेकिन इनका आगे वाला देखिए, ये कह रहा है संतुलित उत्तेजना, ये कह रहा है उत्तेजना है ही नहीं। उत्तेजना होनी चाहिए फ्रेंड्स, जो अराउजल होता है ना, होना चाहिए, लेकिन हद से ज़्यादा अराउजल नहीं होना चाहिए। अराउजल कैसा होना चाहिए? संतुलित होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए, मॉडरेट होना चाहिए। ठीक है, तो उत्तेजना होनी चाहिए संतुलित, और कोई भय नहीं होना चाहिए, तब जाकर वो अधिगम की क्या होगी? सर्वोत्तम अवस्था कही जाएगी। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज की क्लास थोड़ा सा लॉन्ग ज़रूर है, लेकिन कहीं ना कहीं आज का जो पेपर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन आपके पूछे हुए हैं ना, ये प्रीवियस ईयरली इनमें से और क्वेश्चन उठा के पूछे थे, इसीलिए आज का सेट मैंने पूरा एक साथ ही आपको लगा दिया है ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में डैश। देखिए, अधिगम का संरचनात्मक विचार, कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू ऑफ लर्निंग सजेस्ट दैट चिल्ड्रन डैश कंस्ट्रक्शन ऑफ देयर ओन नॉलेज। पहला है बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती। ऐसा होता है कि संरचनात्मक विचार ये सुझाव देता है कि बच्चों की भूमिका ही नहीं है, ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट है, बच्चे पूर्ण रूप से आपके अडल्ट्स पर डिपेंडेंट हैं। जी नहीं, ऐसा भी नहीं होता है। बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं और बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्यपुस्तकों पर निर्भर। जी नहीं, बच्चे क्या होते हैं? सक्रिय भूमिका निभाते हैं, प्ले एन एक्टिव रोल इन लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, सक्रिय होते हैं मतलब बच्चा क्या है? एक्टिव है। सक्रिय का मतलब होता है फ्रेंड्स, जब आप बच्चे को कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं तो बच्चा एकदम एक्टिव है, अपने दिल दिमाग सबको साथ लिए बैठा है, पढ़ने में उसकी रुचि है, उसका ध्यान नहीं भटक रहा है, तो हम कहते हैं बच्चा एक्टिव है। और जब बच्चा एक्टिव होकर चीज़ों को सीखता है ना, तो चीज़ें उसको समझ में भी आती हैं और हमेशा के लिए याद भी रहती हैं। जैसे अभी आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो वीडियो को देख रहे हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका फुल फोकस होगा यहाँ पर, तो उन्हें तो सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे होंगे। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट वीडियो सिर्फ इसलिए देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, तो इस कंडीशन में उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएंगे। तो इसीलिए आपको भी जब भी पढ़ाई करनी है एकदम एक्टिव होकर करनी है, सक्रिय रूप से करनी है। ठीक है, तो इसीलिए थर्ड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? विच ऑफ द फॉलोइंग बिलीफ इज़ गुड फॉर लर्निंग। बच्चों के लिए कौन सी सही है बताइए। पहला है योग्यता सुधार्य है, यानी कि एबिलिटीज़ इम्प्रूवेबल। योग्यता अटल है, एबिलिटीज़ फिक्स्ड। प्रयासों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एफर्ट्स
डोंट मेक एनी डिफरेंस, या फिर असफलता अनियंत्रित है, फेलियर इज अनकंट्रोलेबल। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अधिगम के लिए जो धारणा सही है वो है आपकी ऑप्शन 1। जो हमारी एबिलिटी होती है वो इम्प्रूवेबल होती है, यानी कि आपकी जो भी एबिलिटी है आप उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, योग्यता को सुधारा जा सकता है। जैसे अभी आपकी सपोज करिए आप जैसे सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, आपकी एक कंसिस्टेंसी होगी। कोई स्टूडेंट एक दिन में 4 घंटे पढ़ता होगा, कोई स्टूडेंट 5 घंटे पढ़ता होगा, कोई स्टूडेंट एक दिन में 2 घंटे पढ़ रहे होंगे। अब जो स्टूडेंट दिन में 2 घंटे पढ़ रहा है उसकी एबिलिटी ज़रूरी नहीं है कि 2 ही घंटे की है, डिस्ट्रैक्शन की वजह से वो सिर्फ 2 ही घंटे पढ़ पा रहा है, लेकिन वो अपनी एबिलिटी को बढ़ा सकता है, इम्प्रूव कर सकता है और 2 की जगह वो 4 घंटे भी पढ़ सकता है। यानी कि आप अपनी एबिलिटी में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो बस यही चीज़ है और लर्निंग की प्रोसेस के लिए यही यहाँ पर राइट होगा कि जो हर व्यक्ति की एबिलिटी होती है उस पर आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, उसको सुधार सकते हैं। जैसे अभी आप 2 घंटे पढ़ रहे हैं तो अगर आप चाहें तो कल से 3 घंटे भी पढ़ सकते हैं। इस तरीके से अपना पढ़ने का टाइम पीरियड आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकलनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है? पहला है प्रतिस्पर्धा आधारित प्रतिस्पर्धाएं, पाठ्यपुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र, बारंबार परीक्षाएं या अन्वेषण और संवाद। तो देखिए, कंपटीशन वैसे ही नेगेटिव होता है, कभी भी बच्चों के बीच में कंपटीशन नहीं कराना है। इससे क्या होता है, बच्चों का एक दूसरे के लिए अच्छी भावना नहीं रहती मन में, फिर एक दूसरे को वो कंपटीशन की नज़र से ही देखते हैं कि इसके मुझसे ज़्यादा नंबर आ गए, इसके मुझसे कम आए, इसको कुछ नहीं आता है, इसको टीचर बहुत अच्छा मानते हैं, मुझे अच्छा नहीं मानते हैं। तो ये कंपटीशन गलत है। नेक्स्ट है, आप सिर्फ टेक्स्ट बुक पर ही डिपेंडेंट हैं, ये सही नहीं होगा। बार बार आप एग्ज़ाम ले रहे हैं, ये भी सही नहीं है। सही है इंक्वायरी और डायलॉग। जी हाँ, कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकलनात्मक समझ में बढ़ोतरी करेगी? वो करेगी इंक्वायरी और डायलॉग। इंक्वायरी और डायलॉग मतलब होता है, अन्वेषण मतलब होता है खोजबीन करना और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ डिस्कशन करना। अगर आप बच्चों के साथ डिस्कशन करेंगे ना एज अ टीचर, तो बच्चों की जो संकल्पनात्मक समझ है वो बढ़ने लगेगी। तो इसीलिए फोर्थ ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। एक कार्य के दौरान साइना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वाइगोत्स्की के भाषा और चिंतन के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक क्या दर्शाता है? इस तरह का जो प्राइवेट स्पीच है, जब बच्चा खुद से बात करता है तो उसे वाइगोत्स्की क्या कहते हैं, ये पूछा हुआ है सिंपली। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको समझना होगा ये है क्या चीज़, प्राइवेट स्पीच। देखिए, जब आप पढ़ाई करते हैं ना, तब आप भी जो है खुद से बातचीत करते होंगे। जैसे आपने आज जीन पियाजे का कॉन्सेप्ट पढ़ा, फिर आप खुद से बात करते होंगे कि अच्छा हाँ, पियाजे का कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर हो गया, इसमें इन्होंने 4 स्टेजेस बताई हैं, ये स्टेजेस ये हैं, इसमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इस तरीके से आप खुद से बात करते हैं। अब मुझे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है, ऐसे। ठीक है, तो इसी को वाइगोत्स्की ने क्या कहा, प्राइवेट स्पीच कहा, व्यक्तिगत वाक कहा, जब बच्चा खुद से बातचीत करता है। ठीक है, तो ये क्या दर्शा रहा है अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की? क्या ये संज्ञानात्मक अपरिपक्वता है, यानी कि कॉग्निटिव इमेच्योरिटी है? नहीं। क्या यह आत्मकेंद्रिता है, इगोसेंट्रिज्म? नहीं। मनोवैज्ञानिक विकार है, यानी कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है? नहीं। ये क्या है, ये है सेल्फ रेगुलेशन, स्वनियमन। जब बच्चा खुद को दिशा दे रहा है, खुद से बातचीत कर रहा है, उसको हम कहते हैं स्वनियमन अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की। ठीक है, ध्यान रखना। तो इसीलिए सेकंड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। इवैल्यूएशन प्रैक्टिसेस शुड एम एट। मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य क्या होना चाहिए? पहला है विद्यार्थियों को नामांकित करना चाहिए। दूसरा है योग्यता आधारित समूहों में विद्यार्थियों को विभाजित करना चाहिए। तीसरा है विद्यार्थियों की ज़रूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करनी चाहिए। या फिर पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की पहचान करनी चाहिए। तो देखिए, सिंपल सी चीज़ है, आप बच्चों का मूल्यांकन क्यों करते हैं, इवैल्यूएशन क्यों करते हैं? इवैल्यूएशन इसलिए की जाती हैं ताकि आप ये पता लगा सकें कि आप जो भी चीज़ बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो बच्चों को समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है।
अगर नहीं आ रहा है तो उनको समझ में क्यों नहीं आ रहा है, उसके कारणों का पता लगाना, आवश्यकताओं की पहचान करना और जिस शिक्षण विधि से बच्चों को समझ में आए उन शिक्षण विधियों का यूज़ करके बच्चों को शिक्षा देना। ये एम होता है मूल्यांकन का, ना कि बच्चों को नामांकित करना, उनको समूहों में बांटना और उनको जो है उच्च अंक वाले विद्यार्थियों की पहचान करना। ये सब मूल्यांकन का लक्ष्य नहीं होता है। मूल्यांकन का लक्ष्य होता है आइडेंटिफाइंग स्टूडेंट्स नीड एंड रिक्वायरमेंट्स, विद्यार्थियों की ज़रूरत और जो आवश्यकताएं हैं उनकी पहचान करना, और जैसे ही आप उनको पहचान लेते हैं तो उन पर आपको काम भी करना है। ठीक है, तो इसीलिए थर्ड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊं फ्रेंड्स, विद्यार्थियों को नामांकित करना ये ना नेगेटिव चीज़ होती है। कभी भी बच्चों को लेबल नहीं करना है। लेबल करना जैसे किसी को आप ए ग्रेड दे रहे हैं, किसी को डी ग्रेड दे रहे हैं, इस तरीके से। और यहाँ पर योग्यता आधारित समूह बनाना मतलब होता है जैसे आपने एक ग्रुप बना दिया जिसमें आपने कहा कि ये बच्चे इंटेलिजेंट बच्चों का ग्रुप है, ये वाला ग्रुप जो है एवरेज बच्चों का है, ये वाला ग्रुप जो है जो डल है उनका है। तो इस तरीके से कभी भी बच्चों को समूहों में एबिलिटी ग्रुप्स बनाकर डिवाइड नहीं करना है। ठीक है, इससे बच्चों के अंदर हीन भावना पैदा होती है। जैसे आपने ये वाला ग्रुप बनाया, आपने कहा कि इन बच्चों को कुछ नहीं आता, ये डल हैं, ये मूर्ख बच्चे हैं। अब आप खुद सोचिए इनको कैसा फील होगा, बहुत बुरा लगेगा इनको, है ना। तो इसीलिए ये चीज़ कभी नहीं करनी चाहिए। इसी तरीके से फोर्थ ऑप्शन में आप देख पा रहे होंगे, पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की पहचान करना। जिन बच्चों के ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं आप सिर्फ उनको पुरस्कार दे रहे हैं, ये भी क्या है, एक नेगेटिव चीज़ है जो कि नहीं करनी है। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन इसका क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। और आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आज की क्लास में आपने कितना स्कोर किया, क्योंकि आज की क्लास सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए फ्रेंड्स। और हाँ, ये CDP पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है, ये चीज़ भी ध्यान रखेंगे। बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार प्रतिरूपित किया जा सकता है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन कैन बी एट्रीब्यूटेड टू। किस प्रकार आप प्रतिरूपित करेंगे बताइए। पहला है केवल आनुवंशिकता पर, ओनली हेरिडिटी पर, केवल पर्यावरण यानी कि ओनली एनवायरनमेंट पर। फिर नेक्स्ट है नाइदर हेरिडिटी नॉर एनवायरनमेंट, ना ही आनुवंशिकता पर और ना ही पर्यावरण पर, या फिर आनुवंशिकता और पर्यावरण की पारस्परिकता पर, इंटरप्ले ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। तो देखिए बच्चों के विकास की जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं ना, उसमें दोनों का इंपॉर्टेंट रोल होता है। किन दोनों का, एक तो आपकी आनुवंशिकता का और दूसरा पर्यावरण का, यानी कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट, इन दोनों का इंटरप्ले जो होता है वो आपका क्या करता है, बच्चे को एक यूनिक पर्सन बनाता है। ठीक है, जैसे आप अपनी पुरानी पीढ़ी से कुछ गुण को लेकर के आते हैं, जैसे आपके हेयर का कलर है, आपकी आइज़ का कलर है ना, ये सब आपको क्या है, जन्म से मिला हुआ है, आपकी आनुवंशिकता से मिला हुआ है। और जब आपका जन्म हो जाता है उसके बाद जब आप कोई चीज़ सीख रहे हैं, वो डिपेंड करता है कि आप कैसे पर्यावरण में रह रहे हैं, कैसे एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, कैसे माहौल में रह रहे हैं। उस तरह की चीज़ें आप उस माहौल में रह करके सीखते हैं। तो ये क्या है, ये आपका पर्यावरण के अंदर आ गया। तो इन दोनों का जो इंटरप्ले होता है वो बच्चे को एक यूनिक पर्सन बनाता है। ठीक है, तो इसीलिए फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। और एक चीज़ ध्यान रखें, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन अलग तरीके से भी आपसे पूछा हुआ है कि जो बच्चे का विकास है वो क्या है। ऑप्शन में देता है कि ये आनुवंशिकता और पर्यावरण का गुणनफल है या फिर आनुवंशिकता और पर्यावरण का योगफल है। तो हमेशा ध्यान रखना है, जो बच्चे का विकास होता है वो आनुवंशिकता और पर्यावरण का गुणनफल होता है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन होता है, ना कि योगफल होता है। प्लस का सिग्नेचर नहीं आएगा फ्रेंड्स, मल्टीप्लाई आएगा, गुणनफल होता है। इस तरीके से आप एक इक्वेशन लिख लीजिए, डेवलपमेंट इक्वल टू हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट। ये इक्वेशन नोट डाउन कर लीजिए, आपको याद रहेगा। और ये इक्वेशन किसने दी थी वो भी मैं आपको बता दूं, वो दी थी आपकी वुडवर्थ ने। किसने दी थी, वुडवर्थ ने दी थी। उन्होंने कहा कि जो बच्चे का विकास होता है वो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का गुणनफल होता है, ना कि योगफल होता है। ध्यान से सुने, योगफल नहीं होता है फ्रेंड्स, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार बन चुका है और बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि योगफल है या फिर गुणनफल है। तो ये क्या होता है, आपका गुणनफल होता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स आज की क्लास के सारे क्वेश्चंस यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी फ्रेंड्स। देखिए अगर आप चैनल पर पहले आए हैं फ्रेंड्स, तो पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। और फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा
कि आज की क्लास आपको पसंद आई और आज आपने कितना स्कोर किया ये भी आप हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। साथ ही साथ आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं आपको टेलीग्राम पर शेयर करी जाती हैं। बाकी अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिस्पॉन्स करने की पूरी कोशिश करूँगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। अब हम मिलेंगे कल इसी टाइम पर इवनिंग में अपनी सीटेट की नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।